राधे राधे, जय श्री कृष्णा। 5 अप्रैल 1995 जापान के टोक्यो शहर के पास मौजूद जुहुई बीच सुबह के 7 बजे थे। हवा में हल्की ठंडक और एक्साइटमेंट थी। उम्र 17 से 20 साल के 11 जिगरी दोस्त जो कॉलेज के स्टूडेंट थे, वो आज अपनी मोटर लॉन्च बोट चलाने की ट्रेनिंग के फाइनल दिन के लिए जमा हुए थे। अब उनके चेहरे पे अलग ही एक चमक थी, क्योंकि आज वो पहली बार अकेले बोट को समुद्र में ले जाने वाले थे। हर ट्रेनिंग सेशन में उनके साथ एक मास्टर ट्रेनर होता था, लेकिन उस दिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उनका ट्रेनर नहीं आया। घंटों इंतजार करने के बाद उन लड़कों का जो सब्र था वो जवाब दे गया। उनमें से एक केंजी, जो ग्रुप में सबसे बड़ा और सबसे डेयरिंग था, वो एक बंदा वो बोला, अरे यार कब तक वेट करेंगे, हमें सब कुछ आता है, चलो आसपास का एक छोटा चक्कर लगा के चले आते हैं। पहले तो हिरोशी और कुछ दूसरे बच्चों ने मना किया, नहीं यार ये रिस्की है, बिना ट्रेनर के आगे जाना ठीक नहीं है। लेकिन जवानी का जोश और समुद्र का बुलावा इतना तेज था कि थोड़ी ही देर में सब मान गए। उन्होंने बोट का इंजन स्टार्ट किया और उनकी यात्रा चालू हो गई। शुरू के 10 मिनट सब कुछ परफेक्ट था। बोट मक्खन की तरह पानी को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी, लेकिन उनका ध्यान ही नहीं रहा कि वे बीच से कितनी दूर आ गए हैं। अब जब हिरोशी ने पीछे मुड़ के देखा तो किराना एक छोटी सी लकीर जैसे लग रहा था। उसने घबरा के कहा, केंजी हमें लौटना चाहिए, हम बहुत दूर आ चुके हैं। पर केंजी जो बोट चला रहा था मस्ती के मूड में था। उसने बात को अनसुना कर दिया और बोट को और तेज भगाने लगा। अगले 20 मिनट में वे इतनी दूर पहुंच गए कि जहां से जमीन का नामो निशान नहीं दिख रहा था। अब सबको डर लगने लगा था। उनके बार बार कहने पे केंजी ने बोट को घुमाने की कोशिश की, लेकिन स्टीयरिंग व्हील जाम हो चुका था। उसने ब्रेक लगाने की कोशिश की, पर ब्रेक ने भी काम करना बंद कर दिया था। किसी टेक्निकल खराबी की वजह से बोट अब उनके कंट्रोल से बाहर जा चुकी थी। उन 11 लड़कों का चेहरे का रंग उड़ चुका था। वो तो ना बोट रोक पा रहे थे, ना ही कूद के अपनी जान बचा सकते थे अब, क्योंकि चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ गहरा अथाह समंदर था, जहां तक तैर के पहुंचना लगभग नामुमकिन था। बोट अब एक बेकाबू ताबूत की तरह सीधी चलती जा रही थी। लड़कों ने अपनी पूरी इंजीनियरिंग लगा दी उसमें, हर तार को छेड़ा, हर पुर्जे को हिला के चेक किया, लेकिन सब बेकार। बोट ठीक नहीं हुई। शाम हुई, सूरज समुद्र के अंदर डूब गया। रात में अब अपनी काली चादर फैला दी थी। अब उनके पास बस अब बोट में पड़े रहने के सिवा कोई चारा ही नहीं था। बोट में खाने पीने का जो थोड़ा बहुत सामान था, वो बस 1 या 2 दिन के लिए ही काफी था। कुछ रस्सियाँ, एक बड़ी कटारी और थोड़ी सी पानी की बोतलें, यही उनकी कुल जमा पूंजी थी। दिन रात में बदला और रात फिर से दिन में। बोट जब तक चलती रही जब तक उसका फ्यूल खत्म नहीं हो गया। फिर एक सुबह एक हल्की सी रोशनी हुई। वे नींद से जागे। उन्होंने देखा कि बोट अब रुकी हुई है, लेकिन अब ये राहत की बात नहीं थी, ये अब और भी डरावनी थी, क्योंकि वे अब समुद्र के बीचों बीच थे। दूर दूर तक ना कोई किनारा, ना कोई पहाड़, ना कोई पेड़ पौधा, कुछ भी नहीं, सिर्फ लहरें थी जो इनकी बोट से आके सीधे टकरा रही थी। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन वो उसी तरह तैरते रहे। दिन की धूप उन्हें आग की तरह जला देती और रात का अंधेरा उनके दिलों में खौफ भर देता। रात में समुद्र के नीचे से अजीब अजीब आवाजें आती। कभी कोई बड़ी मछली या फिर अनजाना जीव उनके बोट से जोर से टकराता और वे डर के मारे एक दूसरे से चिपक जाते। चौथे दिन शाम होते होते मौसम ने करवट लिया। अब आसमान में काले बादल घिराए थे और देखते ही देखते भयानक समुद्री तूफान उनकी छोटी सी बोट पे टूट पड़ा। समुद्र की ऊंची ऊंची लहरें उन्हें किसी खिलौने की तरह इधर उधर पटकने लगी। घंटों तक मौत का ये नाच चलता रहा। उन्हें लगा कि आज ये उनका लास्ट डे है,
बट जब रात खत्म हुई और सुबह की पहली किरण उगी तो उनकी आंखों की जिस चीज पे यकीन नहीं हुआ वो था सामने नजर आ रहा एक द्वीप। उस द्वीप को देख के उन्हें ऐसा लगा कि जैसे किसी मरते हुए इंसान को एक आखिरी सांसें मिल गई हो। इन्होंने अपनी बच्ची कुछ ही हिम्मत जुटाई और किसी तरह अपनी बोट को द्वीप के किनारे की तरफ धकेलना चालू कर दिया। उन्हें डर था कि अगर ये जमीन का टुकड़ा भी हाथ से निकल गया तो शायद वे फिर कभी जमीन नहीं देख पाएंगे। और आखिरकार 4 दिनों के बाद उनके पैरों ने जमीन को छुआ। वे दौड़ के द्वीप के अंदर भागे। प्यास से उनका गला सूख के काटा हो गया था। वे पागलों की तरह पानी ढूंढने लगे लेकिन कहीं पानी नहीं मिला। तभी उनमें से एक कायतों की नजर एक नारियल के पेड़ पे पड़ी। एक नारियल के पेड़ पे पड़ी तो फिर क्या था, बोट से मिली रस्सी के सहारे पेड़ पे चढ़े और मीठे नारियल पानी से अपनी प्यास बुझाई। उस दिन नारियल का वो पानी उन्हें अमृत जैसा लगा। जमीन पे बैठ के सबने एक लंबी सांस ली। अब उन्हें एक और सच्चाई का सामना करना था कि वो यहाँ अब फंस चुके हैं। केंजी और हिरोशी जो ग्रुप में सबसे बड़े थे उन्होंने लीडरशिप को संभाला। हिरोशी ने सर्वाइवल किताबें और सर्वाइवल वीडियो देखने का शौक था और उसने सबको समझाया और कहा अगर हमें यहाँ से जिंदा लौटना है तो 3 चीजों पे ध्यान देना होगा, रहने के लिए पनाह, पीने के लिए पानी का इंतजाम और सबसे जरूरी आग। उसकी आवाज में एक ठहराव था जिसने बाकी लड़कों को भी हिम्मत दी। और इस तरह एक अनजान द्वीप पे शुरू हुई 11 लड़कों की जिंदगी और मौत की लड़ाई। पहला काम था मीठे पानी का एक परमानेंट सोर्स ढूंढना। नारियल से हर रोज प्यास बुझाना मुमकिन नहीं था। 2 दिनों तक वे द्वीप के कोने कोने तक भटकते रहे तो आखिरकार उन्हें द्वीप के अंदर जाके एक छोटा सा झरना मिल ही गया। साफ मीठा पानी देखकर उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने उस झरने के पास ही अपना पहला ठिकाना बनाने का फैसला किया। जंगल की बड़ी बड़ी पत्तियों और डालियों का इस्तेमाल करके उन्होंने एक काम चलाऊ झोपड़ी बनाई जो बहुत कमजोर थी लेकिन कम से कम रात के कीड़े मकोड़ों से तो थोड़ी सुरक्षा तो दे ही सकती थी। लेकिन इस धूप पे उनकी पहली रात क़यामत की रात थी। जंगल से आती जीव और डरावनी आवाजों ने किसी को सोने नहीं दिया। हर आहट पे ऐसा लगता जैसे कि कोई खूंखार जानवर झाड़ियों में छिपा हुआ हो और उन्हें ही देख रहा हो। वो रात उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ के जाग के गुजारी। सुबह होते ही खाने की तलाश अब चालू हो गई थी। हिरोशी अपनी किताबों से मिले ज्ञान का इस्तेमाल करके उन्हें सिखाने लगा कि कौन से फल और कौन से कंद खाए जा सकते हैं। इसी बीच युवा नाम का एक लड़के ने भूख के मारे एक चमकीला सुंदर सा फल तोड़ के खा ही लिया था लगभग, लेकिन हिरोशी ने चिल्ला के उसे रोका और उसके मुंह से वो जहरीला फल बाहर निकलवाया। उस दिन वे समझे कि ये जंगल जितना खूबसूरत है उतना ही ज्यादा ये खतरनाक भी है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक शुरुआत है उस 9 साल लंबे संघर्ष की जो इन लड़कों ने झेला। हर एक पल रोंगटे खड़े कर देने वाला है। अगर आप इस अविश्वसनीय सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो प्लीज 1 सेकंड निकाल के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर लीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दिन बीतते जा रहे थे और द्वीप पे जिंदगी आसान नहीं थी। हर दिन एक नई चुनौती लेके आता। एक दिन समुद्र के किनारे नुकीले पत्थर पे पैर पड़ने से दाइकी का पैर पूरी तरीके से कट गया। ना कोई दवा ना कोई मरहम। इन्फेक्शन का डर सबको सताने लगा था। उन्होंने झरने के साफ पानी से उसका जख्म धोया और जंगली पत्तों से पीस के उस पे बांध दिया। इस घटना के बाद केंजी ने सबको इकट्ठा किया और काम का बंटवारा कर दिया। उसने नियम बनाए, कोई पानी लाएगा, कोई खाना ढूंढेगा तो कोई मिलके रहने की जगह को और ज्यादा बेटर बनाएगा। उनका सबसे बड़ा संघर्ष था आग जलाना। महीना भर बीत गया। वे हर रोज कोशिश करते, पत्थर पे पत्थर रगड़ते, लकड़ी पे लकड़ी घिसते, लेकिन आग की एक चिंगारी भी नहीं निकलती उससे। कच्चा खाना खा खा कर वे बीमार पड़ने लगे थे। उन्होंने नुकीले पत्थरों से
और सीपों को घिस घिस के चाकू और भाले जैसे औजार तैयार कर लिए थे। कायतो और दाइती अपनी बनाए हुए भाले से उथले पानी में बड़ी मछली का शिकार करने में कामयाब हो गया। 9 दिनों में ये उनकी बड़ी कामयाबी थी। ये पहली उस दिन कच्ची मछली खाते हुए भी उनके चेहरे पे चमक थी, एक जीत की चमक। इस कामयाबी ने उसके टूटे हुए हौसलों को जोड़ दिया। उन्होंने बड़े पेड़ की छाल पे कोयले से द्वीप का एक नक्शा बनाना चालू कर दिया, जिसमें पानी का झरना, फलों का पेड़ और खतरनाक जंगलों को मार्क कर दिया गया था। यह उनका इस नई दुनिया में बसाया गया पहला नक्शा था। एक दिन समुद्र के किनारे उन्हें एक प्लास्टिक की बोतल बह के आई हुई मिली। उस बोतल को देख के उन्हें अपनी पुरानी दुनिया, अपना घर, अपने माँ बाप सब याद आ गए थे। उस एक बेजान बोतल ने उनके अंदर दबे सारे इमोशन को बाहर निकाल दिया। वे सब घंटों समुद्र की तरफ मुंह करके बैठे रहे और रोते रहे। जैसे जैसे दिन बीतते रहे, खाने की कमी एक बड़ी समस्या बनती गई। अब इसी बात को लेके रेन और ताकिसी के बीच एक जोरदार झगड़ा हो गया, जो हाथापाई तक पहुंच गया। केंजी ने सख्ती से बीच बचाव किया और उसी दिन एक और नया नियम लगा दिया कि जो भी खाना मिलेगा वो सब में बराबर बांटा जाएगा, चाहे वो एक टुकड़ा ही क्यों ना हो। इस नियम ने उनके बीच के जो तनाव था उन्हें कम कर दिया। कुछ ही हफ्तों बाद साउदर्न नाम का एक लड़का बुरी तरीके से बीमार पड़ गया, जिसे तेज बुखार था। बिना किसी दवा के उन्होंने उसकी बस दिन रात देखभाल की। उसे पानी पिलाते रहे, उसकी माथे पे गीली पत्तियां रखते रहे। कई दिनों के देखभाल के बाद वो ठीक हो गया। इस घटना ने उन्हें सिखाया कि इस जंगल में वे सिर्फ एक दूसरे के सहारे ही जिंदा रह सकते हैं। उन्होंने एक बड़े पेड़ के तने पे हर रोज एक लकीर खींच के समय का हिसाब रखना चालू कर दिया था। ये लकीरें सिर्फ दिन नहीं गिनती थी, बल्कि उनकी उम्मीदों पे पड़ रही हर एक चोट का हिसाब भी रखती थी। दूसरा साल, तीसरा साल, वक्त पानी की तरह गुजरता जा रहा था। अब उनके बाल और दाढ़ी बढ़ चुके थे, कपड़े फटके चिथड़े हो गए थे और कुपोषण और कड़ी मेहनत ने उनके शरीर को सुखा दिया था। उनकी चमड़ी धूप में जल के तांबे जैसी हो गई थी। कई लड़के अब उम्मीद छोड़ चुके थे। उनके बीच झगड़े और बहस आम हो गई थी। यूकी नाम का एक लड़का तो एकदम चुप ही हो गया था। वो बस एक टक समुद्र को देखे जाता था। तीसरे साल जब वो द्वीप के दूसरे छोर को एक्सप्लोर कर रहे थे, तो उन्हें एक गुफा के अंदर एक इंसानी कंकाल मिला। ये खोज उनके लिए एक बहुत बड़ा चेतावनी था। ये इस बात का सबूत था वो पहले इंसान नहीं थे इस द्वीप पे जो यहाँ फंसे थे। यहाँ से निकलना लगभग अब नामुमकिन था। इस खोज ने उन्हें मानसिक रूप से तोड़ कर रख दिया। ताकिसी के नेतृत्व में कुछ लड़कों ने एक बेड़ा यानी कि राफ्ट बना के यहाँ से भागने का प्लान बना लिया। हिरोशी ने उन्हें समझाया कि बिना किसी दिशा के समुद्र में जाना आत्महत्या करने जैसा होगा, लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने एक बेड़ा बनाया और जैसे ही वो उसे समुद्र में उतारने वाले थे और एक छोटा सा तूफान आया उसी टाइम और उसके बेड़े को चूकनाचूर कर दिया। इस नाकामी के बाद उन्हें समझ में आ गया कि एकजुट रहने के अलावा अब उनके पास कोई रास्ता ही नहीं है। जिंदा रहने के लिए हर रोज उन्हें अब अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती थी। द्वीप पे जो खड़ी चट्टानें थी उन पे पक्षी अपने घोंसला बनाया करते थे। वे उससे अपनी भूख मिटाया करते थे। हाँ, वो अपनी पानी की कमी पूरा करने के लिए पक्षियों के ब्लड को पी जाते थे। एक दिन लूमा, जो ग्रुप में सबसे ज्यादा फुर्तीला था, वो एक खड़ी चट्टान पे चढ़ा, लेकिन अचानक बारिश की वजह से पैर उसका फिसला और वो चीखता हुआ सैकड़ों फीट नीचे खाई में गिर गया। उसकी हेल्प की चीखें सुन के बाकी लड़के भागे भागे वहां पहुंचे। उन्होंने जो देखा उनसे उनकी रूह कांप गई। ल्यूमा एक बहुत ही पतली चट्टान के कगार पे आके लटक गया था। उसका एक हाथ टूट के बुरी तरीके से लटक रहा था। किसी तरह लड़कों ने रस्सियों और लताओं की मदद से उसे ऊपर खींचा। वे उसे उठाकर अपनी कैंप में लाए और उन्होंने पेड़ की टहनियों से और पेड़ के पत्तों से उनके हाथ पे पट्टी बांधी। सबने फैसला किया कि जब तक ल्यूमा पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाता तब तक वो कोई काम नहीं करेगा। उसका सारा काम हम सब मिल बांट के कर लेंगे। ल्यूमा को ठीक होने में कई महीने लग गए, लेकिन इस हादसे ने उन्हें एक दूसरे का और करीब ला दिया था। उन्होंने ये उस दिन के बाद तय कर लिया था कि खराब मौसम में कोई भी चट्टान पे शिकार करने नहीं जाएगा, चाहे भूखा ही सबको क्यों ना सोना पड़े।
हर रोज वो द्वीप को एक्सप्लोर करना निकलते, इस उम्मीद में कि शायद कुछ ऐसा मिल जाए जो उनकी जिंदगी को शायद आसान बना दे। लेकिन एक दिन उनकी ये उम्मीद पूरी हो गई। जब वो द्वीप के सबसे ऊंची चोटी के समतल हिस्से पे पहुंचे तो वहां पे एक पुराना वीरान गांव देखा। गांव पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था, लेकिन वहां उन्हें काम की 2 चीजें मिली। कुछ जंगली सब्जियां जो अपने आप उगाई थी और बहुत सारे मुर्गियों के वंशज जिन्हें शायद गांव वाले सालों पहले यही छोड़ के चले गए थे। ये उनके लिए किसी खजाने से कम नहीं था। अब हर रात वे एक खेल खेलते थे, मुर्गी पकड़ने का खेल। देखते ही देखते उनके पास लगभग 200 मुर्गियां हो चुकी थी। वे उन्हें मारते नहीं थे, बल्कि नारियल के टुकड़े खिला के उन्हें अच्छी देखभाल करते थे ताकि उन्हें अंडों के रूप में एक लगातार फूड सोर्स मिल सके। वे मुर्गियों को सिर्फ तभी मारते थे जब मौसम बहुत खराब होता और वो शिकार पे नहीं जा पाते। 1 साल बाद उन सब ने बचाव की सारी उम्मीदें छोड़ दी थी। उन्होंने मान लिया था कि शायद अब उन्हें बाकी की जिंदगी अब इसी द्वीप पे गुजारनी ही पड़ेगी। इसीलिए उन्होंने एक परमानेंट और मजबूत झोपड़ी बनानी चालू कर दी और साथ ही सब्जियों की खेतों को भी बढ़ाना चालू कर दिया। 8 साल बीत चुके थे। एक दिन जब वो अपने टूटी हुई बोट के कबाड़ हो चुके पुर्जे को खंगाल लेते हैं तो उन्हें एक अविश्वसनीय चीज मिली, एक टूटा हुआ मैग्नीफाई ग्लास। ये छोटी सी उम्मीद की किरण थी। उन्होंने उस मैग्नीफाई ग्लास से आग जलाने की कोशिशें चालू कर दी, लेकिन बार बार नाकाम होते रहे। कभी बादल होते तो कभी सूखी लकड़ी नहीं मिलती, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। और फिर 9वें साल के आखिर में एक खिली हुई तेज धूप ने उनके आग को जला ही दिया। तो जैसे ही पहला धुआं उठा और एक फिर छोटी सी लौ जली तो वो हैरान हो गए। वे चिल्लाए, आग 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 जल गई। बाकी लड़के दौड़ के आए और उस छोटी सी लौ को देख के किसी बच्चे की तरह नाचने लगे, रोने लगे, एक दूसरे के गले लग गए। 9 साल के बाद उन्होंने आग को देखी थी। उसी रात 9 साल में पहली बार उन्होंने पकी हुई मछली खाई। गरम खाने का वो स्वाद, वो खुशबू, उसे महसूस करके वे सब फूट फूट के रो पड़े। अब उनका एक ही मकसद था, उस आग को किसी भी कीमत पे बुझने नहीं देना है। 24 घंटे कोई ना कोई उसे पहरेदार की तरह रखवाली करेगा। अब इसकी उन्होंने द्वीप की सबसे ऊंची पहाड़ी चोटी पे सूखी लकड़ियों का एक विशाल ढेर बना दिया, जिसे उन्होंने सालों से इकट्ठा किया था, और एक दिन उसमें आग लगा दी। खाना, काला बादल, धुआं आसमान में मीलों दूर तक फैल गया। अब शुरू हुआ इंतजार। 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, हफ्ते बीत गए, लेकिन कोई नहीं आया। उनके मन में फिर से निराशा घर करने लगी थी। अब एक रात उन्हें दूर समंदर में एक जहाज की रोशनी दिखाई दी। वे पागलों की तरह चिल्लाए, मसाले जलाई, लेकिन वो जहाज अपनी दिशा में आगे बढ़ता चला गया। वे झूठी उम्मीद उसे अंदर तक तोड़ दी थी उन लोगों को। उन्हें लगा कि शायद ये धुआं भी अब किसी को नजर नहीं आ रहा है, शायद उनकी किस्मत में यही मरना लिखा है। वे लगभग हिम्मत हार ही चुके थे। वे नहीं जानते थे कि उनकी किस्मत बस कुछ ही घंटों में पलटने वाली थी। एक मछली पकड़ने वाला जहाज जो एक तूफान के कारण अपना रास्ता भटक गया था, उस द्वीप पे धुआं दिखा। जहाज के कैप्टन ने जब दूर से आते हुए उस अजीब धुएं को देखा तो उसे कुछ गड़बड़ लगी। उसने क्यूरोसिटी में जहाज को उस तरफ मोड़ने का फैसला कर लिया। जब लड़कों ने अपनी तरफ आते जहाज को देखा तो उन्हें अपनी आंखों पे यकीन नहीं हुआ। उन्हें लगा कि ये उनका कोई वहम है, कोई सपना है, लेकिन वे सपना नहीं था। जब बोट किनारे पे आकर रुकी तो वे 11 लड़के जो अब जंगली दिखने वाले जवान बन चुके थे फूट फूट के रो पड़े और मदद के लिए चिल्लाने लगे। मछुआरे उन 11 इंसानों को देख के हैरान हो गए कि जिनकी भाषा और व्यवहार लगभग बदल चुका था। जहाज पे चलने के बाद 9 साल बाद उन्हें पहला नरम बिस्तर और ढंग का खाना मिला। उनके लिए सब कुछ ये अविश्वसनीय था। जब वो अपने घर पहुंचे और उनके परिवारों से पूर्ण मिलन हुआ तो वो पल, उस पल को वो शब्दों में बयां नहीं कर पा रहे थे। वो माँ बाप जो ये मान चुके थे उनके बच्चे मर चुके हैं,
उन्हें 9 साल बाद अपने सामने देख के खुद को रोक नहीं पाए। उन 11 लड़कों की इस अविश्वसनीय सर्वाइवल कहानी ने पूरी दुनिया को एक प्रेरणा दी और जो इंसानी हिम्मत और जिंदा रहने की एक अमद मिसाल बन गई। जब वो दुनिया में वापस लौटे तो उन्हें नॉर्मल जिंदगी जीने में बहुत मुश्किलें हुई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, ठीक वैसे ही जैसे उस द्वीप पे उन्होंने नहीं मानी थी। ये कहानी हमें बताती है कि उम्मीद की एक छोटी सी चिंगारी भी घने अंधेरे में रास्ता दिखा सकती है। अब आप क्या सोचते हैं इस कहानी के बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।